महंगाई के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी है। रिटेल महंगाई दर 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। जी हां, अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर 1.44% से घटकर 0.25% पे आ गई है और इस दौरान खाने पीने की चीजों की कीमत घटी है। खाद्य महंगाई दर इस महीने भी गिरावट में बनी हुई है। खाद्य महंगाई -2.33% से घटकर -5.0% पर पहुंच गई है और ग्रामीण महंगाई भी नेगेटिव में पहुंच गई है। तो कपड़ा, जूता, चप्पल की महंगाई 2.28% से घटकर 1.70% दर्ज की गई है। हालांकि कोर सीपीआई में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। कोर सीपीआई 4.3% से बढ़कर 4.4% हो गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे से वापस लौट आए हैं। दिल्ली में लैंड होने के बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की। उन्होंने घायलों से बात की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। पीएम मोदी ने भूटान में अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली ब्लास्ट के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। हम आपको बता दें, अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 20 लोग घायल हैं। 8 शवों की पहचान करके उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। शोपियां में एक और डॉक्टर हमीद फयाज के घर पर छापामारी हुई है। प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के ठिकाने पर भी पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। तो श्रीनगर से डॉक्टर तजम्मुल मलिक को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में चल रहे एक्शन पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं शंकर आनंद। दिल्ली के लाल किला में हुए ब्लास्ट से जुड़े मामले में अब जांच का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और इसके साथ साथ एनआईए की अगर बात करें तो एनआईए में 13 ऐसे अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। इसमें अगर पूरे इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो कुछ अधिकारी को विशेष तौर पर इसमें रखा गया है जो अलग अलग राज्यों की पुलिस प्रशासन से भी संपर्क में जुटे हुए हैं। जैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि जांच का जिम्मा जरूर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को दे दिया गया है, लेकिन इस मामले में जो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल जिस तरह से तफ्तीश कर रही है तो उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को किस तरह से एनआईए को देना है। एनआईए के अधिकारी लगातार स्पेशल सेल के अधिकारी के संपर्क में है और इस पूरे मामले में जिस तरह से एक पूरे आतंकियों का नेटवर्क है वो कई राज्यों में जुड़ता हुआ आ रहा है। जिस तरह से पूरे आतंकियों के नेटवर्क की अगर बात करें तो यहाँ पर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली और इसके साथ साथ कुछ और भी राज्यों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा इस मामले में तफ्तीश करने के लिए जो एनआईए की टीम है अलग अलग राज्यों की टीम के साथ भी संपर्क कर रही है और उनसे लगातार बातचीत भी कर रही है। और जिस तरह से पूरी देखा जाए कि इसमें व्हाइट कॉलर जो एक आतंकियों का जो ग्रुप बनाने की बात आई, जिस तरह से बकायदा उसको इम्प्लीमेंट किया गया और कई ऐसे डॉक्टर जो हैं जो वो अब जांच एजेंसी के रडार पर आए हैं, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस, एनआईए की टीम, हरियाणा पुलिस लगातार कई लोगों से पूछताछ कर रही है। अब तक तकरीबन 50-55 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और पूछताछ के लिए अलग अलग तरीके से उनसे तमाम इनपुट्स को खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं बकायदा उसकी भी तलाशी ली जा रही है। बहुत सारे ऐसे सीसीटीवी कैमरे जो हैं, तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसे सीसीटीवी कैमरे हैं, उसको भी तलाशा जा रहा है। और इस मामले में एक कहा जा सकता है कि एक आधुनिक तरीके से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो आतंकी हैं जिस तरह से इस पूरे मामले में एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, तो इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये लोकेशन दिखाना चाहूंगा। ये लाल किला के ठीक बाहर, यहाँ पे समझा जा सकता है कि आज तीसरा दिन है, लेकिन आज भी यहाँ देखा जा सकता है कि जिस तरह से तमाम एविडेंस है उसको इकट्ठा करने का काम अभी भी यहाँ पे किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की टीम। और देखिए जो पूरा बैरिकेड्स जो है, बैरिकेड्स के बाद में व्हाइट कपड़े से ढका हुआ जो एरिया है, यही वो लोकेशन है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। ये रेड लाइट है और ठीक इसके बगल में आप देखिए लाल किला का प्रमुख गेट है। ये इसी गेट से लोग अंदर प्रवेश करते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर जिस तरह से जांच एजेंसी एनआईए को कई महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले हैं, लेकिन अब तक ब्लास्ट से जुड़े मामले अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब तक जो भी गिरफ्तारी हुई है, चाहे बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें या हरियाणा पुलिस की बात करें, अब तक इस मॉड्यूल से जुड़े हुए कुछ लोगों की जरूर गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब इस मामले में कोशिश की जा रही है कि जितना जल्द से जल्द इस मामले पर जो पूरा मॉड्यूल है उस मॉड्यूल को ध्वस्त किया जाए और इस मामले में जो
ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के बाद जल्द से जल्द उन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने की आगे कोशिश भी की जा रही है। अब आपको बता दें कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर से सबक सीखे हैं और भविष्य की जंग के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो या कोई और जंग, हम इस इनिशिएटिव को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। Means we were very much empowered as far as Sindoor 1.0 is concerned. We have learnt our lessons. Therefore, whether it's Sindoor 2.0 or any other battle thereafter, we are looking at in a big way. Sambhav, you're aware how it was used in Sindoor 1.0. Now we are going for the phase 2, which will be a much more advanced version. इसी के साथ आज कैबिनेट के साथ सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटीज की बैठक होने वाली है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद इन दोनों बैठकों पर सभी की खास नजर है। बैठक के एजेंडा में क्या है, ये समझने के लिए हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, सीसीएस और फुल कैबिनेट में क्या चर्चा हो सकती है? देखिए, एक के बाद एक 3 महत्वपूर्ण बैठकें होनी है। इन बैठकों में करीब 5 से ज्यादा अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला एक्सपोर्टर्स के लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी मिल सकती है। ये 25,000 करोड़ रुपए अगले 6 कारोबारी साल तक खर्च किए जाएंगे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। इसके तहत निर्यात दिशा एक स्कीम होगी और निर्यात प्रोत्साहन एक स्कीम होगी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत। इसके तहत एक्सपोर्टर्स को आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराना, कम ब्याज पर कर्ज मुहैया कराना, एक्सपोर्ट अगर नए नए बाजार में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बाजार तलाशना चाहते हैं तो वहां उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। अपने ब्रांड के प्रमोशन करना चाहते हैं वहां इनको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन करीब 25,000 करोड़ रुपए का शुरुआती प्रस्ताव था, तो इस मिशन को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। एक्सपोर्टर्स के लिए एक और महत्वपूर्ण फैसला जो प्रस्ताव वित्त मंत्रालय की तरफ से गया है, इसको मंजूरी मिल सकती है, वो है 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम। यानी जो कंपनियां, जो वित्तीय संस्थान एक्सपोर्टर्स को अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराने के लिए, अतिरिक्त कैपिटल मुहैया कराने के लिए कर्ज देंगी, उन वित्तीय संस्थानों को सरकार 100% गारंटी देगी कि कर्ज डूबा तो उसकी गारंटी हम लेते हैं। तो 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो एक्सपोर्टर्स के लिए मंजूरी मिलने की संभावना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूरी मिलने की संभावना है वो है IIFCL। जी हाँ, सरकारी कंपनी IIFCL का IPO को मंजूरी मिल सकती है कि शेयर बाजार में उसे लिस्ट किया जाए IPO के जरिए। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। और चौथा महत्वपूर्ण फैसला माइनिंग सेक्टर के लिए, दरअसल ग्रेफाइट समेत 3 मिनरल के लिए रॉयल्टी रेट को रैशनलाइज किया जाएगा। आमतौर पर रैशनलाइज जब भी किया गया है तो रॉयल्टी रेट काफी ज्यादा कम हुई है। तो जो कंपनियां ग्रेफाइट समेत इन 3 मिनरल्स का उत्पादन करती हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर निकल कर सामने आ सकती है। और इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। इस बैठक में दिल्ली में लाल किले के सामने जो धमाका हुआ था उसकी जांच कहां तक पहुंची और आगे क्या कार्रवाई करनी है, सुरक्षा क्या हालात का जायजा लेना है, इस पर भी बैठक होगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। ये काफी महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं। जी लक्ष्मण, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट को लेकर MSME सेक्टर के साथ बैठक की है। इस बैठक में MSME सेक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आसान कर्ज मुहैया कराने की मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, MSME सेक्टर ने बजट के लिए क्या कुछ सुझाव दिए हैं? बिल्कुल, देखिए, बजट पूर्व बैठकों के सिलसिले में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME सेक्टर के साथ मुलाकात की। इस बैठक में जो खास जोर रहा वो मैन्युफैक्चरिंग पर रहा। जो MSME की सेक्टर की तरफ से और SME सेक्टर की तरफ से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने कहा कि सरकार को मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना चाहिए। लिहाजा इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के जरिए फाइनेंसिंग की व्यवस्था की जाए। खासतौर से जो भी ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग की व्यवस्था है उसमें MSME और SME सेक्टर को आसान तरीके से कर्ज नहीं मिल पाता है। लिहाजा उनके लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी ट्रेड फैसिलिटेशन को लेकर। ग्लोबल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, टैरिफ की मार पड़ी है MSME पर। लिहाजा सरकार को चाहिए कि ट्रेड फैसिलिटेशन पर सरकार जोर दे और खास तरह से जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है या एक तरह से कहें ऑटोमेशन है, उसको लेकर सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो उनकी मांग ये थी कि जो PLI स्कीम है उसमें MSME और MSME के लिए पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो जेम पोर्टल है वहां पर भी जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होता है उसमें एक तरह से प्रायोरिटी MSME और SME सेक्टर को मिलना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि जो सस्ती बिजली है वो किस तरह से मिले। लिहाजा इसके लिए उन्होंने सुझाया कि ग्रीन एनर्जी पर सरकार को फोकस करना चाहिए। इसके तहत जिस तरह से PM सूर्य घर योजना के तहत
आम लोगों को रेजिडेंशियल बिजली की सप्लाई सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, उसी तरह से एमएसएमई और एमएसएमई के लिए जो सोलर पैनल्स है वो सस्ते दरों पर मुहैया कराया जाए ताकि इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिल सके और एक तरह से ग्रीन एनर्जी का सोर्स अवेलेबल हो सके। शुक्रिया आलोक इस जानकारी के लिए। अगली खबर है जीपीएस स्पूफिंग से जुड़ी हुई। तो इन दिनों कॉकपिट में गुमराह करने वाले जीपीएस सिग्नल्स पायलट्स को परेशान कर रहे हैं। इस तकनीक का नाम है जीपीएस स्पूफिंग। इसके लिए एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए को पायलटों के लिए एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी है। ज्यादा जानकारी लेते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, क्या है ये पूरा जीपीएस स्पूफिंग का मामला और डीजीसीए ने क्या एडवाइजरी जारी करी है? जी, अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो जीपीएस स्पूफिंग का मतलब होता है नकली या गलत जीपीएस सिग्नल के जरिए किसी एयरक्राफ्ट को गुमराह करना। हाल के दिनों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई हैं जबकि टेक ऑफ या लैंडिंग के समय खासतौर पे गलत सिग्नल्स आते हैं जीपीएस के कॉकपिट में और उससे जो पायलट है वो गुमराह हो सकते हैं। आमतौर पे युद्ध के समय में या फिर कॉन्फ्लिक्ट के समय में इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ समय में सिविलियन एयरक्राफ्ट में इस तरह के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। आमतौर पे इससे पहले एक साल की अगर हम बात करें, जो एविएशन मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं, 400 से ज़्यादा ऐसे मामले आए हैं जहां पे जीपीएस इंटरफेरेंस हुआ है। इसमें जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग दोनों ही शामिल है। लेकिन इसमें एक जो चिंता की बात है कि पहले जहां बॉर्डर एरियाज़ में, जम्मू कश्मीर बॉर्डर में या फिर पंजाब बॉर्डर पर इस तरह के मामले आ रहे थे, नागालैंड के पास इस तरह के मामले आ रहे थे। हाल में ही पिछले सप्ताह ही दिल्ली एयरपोर्ट पर भी जीपीएस स्पूफिंग के मामले आए, जिसके बाद जो डीजीसीए है, सिविल एविएशन रेगुलेटर, वो ज़्यादा सतर्क हो गया है। एक एडवाइजरी, एक एसओपी जारी की गई है और सभी जो पायलट्स हैं, जो एटीसी हैं, उनको कहा गया है कि किसी भी इस तरह की घटना के होने के 10 मिनट के बाद ही वो इसे रिपोर्ट करें, कोऑर्डिनेट्स बताएं, कौन सा एयरक्राफ्ट का टाइप था ये बताएं, घटना की सारी डिटेल दें ताकि इस पर आगे जो है कार्रवाई कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पूरा मामला इतना गंभीर है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का जो कार्यालय है वो इस पर नज़र रखने वाला है और आने वाले दिनों में इस बात की संभावना है कि डीजीसीए एक रोड मैप बना सकता है जीपीएस स्पूफिंग को रोकने के लिए। अब बुलेटिन में बात करेंगे आज के बाजार की। तो बिहार एग्जिट पोल से बाजार का जोश हाय रहा है। सेंसेक्स निफ्टी ने शानदार बढ़त के साथ क्लोजिंग की है। सेंसेक्स 595 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी ने 181 पॉइंट की बढ़त हासिल की है। तो मिड कैप इंडेक्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। मार्केट के ज्यादा डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन डेफिनेटली आज शानदार मूव्स बाजार में देखने को मिले हैं। इन तक आते आते बाजार ने अच्छी खासी क्लोजिंग हमें दिखाई है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो शानदार अपमूव यहां पे आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी में, मिड कैप में और साथ ही साथ स्मॉल कैप में भी जबरदस्त उछाल आज के सत्र में देखा गया है। इसके अलावा बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। देखिए, निफ्टी में बढ़ने वालों में से अडानी एंटरप्राइजेज, एशियन पेंट्स, इसके नंबर्स आए हैं। उसके बाद ये मूव देखने को मिला है टेक महिंद्रा और टीसीएस। नो डाउट आज पूरे ही आईटी पैक में एक रुझान जो है पॉजिटिव साइड में बना हुआ था। लूजिंग पॉकेट में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस एंड जेएसडब्ल्यू स्टील में हमें थोड़ी सी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि मिड कैप का रुझान जो है वो किस तरीके का रहा है। अगर बात करी जाए बायोकॉन की तो शानदार अपमूव यहां पे देखने को मिला है। कल इसके नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद ये तेजी जो है वो दिखाई दी है। इनफैक्ट मैक्स फाइनेंशियल के नंबर्स भी काफी शानदार देखने को मिले हैं। बीएससी क्या एवरेज टर्नओवर यहां पे देखने को मिला है डेरिवेटिव मार्केट में, जिसके बाद एक अच्छा खासा शानदार इजाफा और पूनावाला फाइनेंस में भी करीब करीब 0.5% की तेजी हमें देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात कर लेते हैं। पीआई इंडस्ट्री नंबर्स खराब थे, उसका रिफ्लेक्शन यहां पे दिखाई दिया है। टोरेंट पार नंबर्स खराब। प्रेस्टीज एस्टेट की बात करी जाए तो 3.5% का डाउन साइड यहां पे और एमएनएम फाइनेंशियल में भी एक कमजोरी जो है वो देखी गई है। आज कैपिटल मार्केट शेयरों में तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। ग्रो की अच्छी लिस्टिंग हुई है और बीएसई के अच्छे Q2 नंबर्स से पूरे स्पेस का जोश हाय रहा है। इस पर ज्यादा डिटेल्स बता रहे हैं सुदर्शन। दो कैटलिस्ट, जैसा आपने बताया, ग्रो की लिस्टिंग 12% प्रीमियम में हुआ था और अभी अगर जो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 30% स्टॉक ऊपर है। और दूसरा कारण है बीएसई का क्वार्टरली अर्निंग्स आया था, अर्निंग्स बहुत ही अच्छा था, तो इसके कारण सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। आप एंजल वन की बात करो, कैम्स की बात करो, सीडीएसएल की बात करो या एनएसडीएल की बात करो, सब में ऑलमोस्ट 3 to 6% का उछाल देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रो का, तो ये 12% प्रीमियम में लिस्ट हुआ, लेकिन आगे क्या? तो अभी इनका जो ब्रोकिंग बिजनेस है वो ऑलमोस्ट 83% फॉर्म करता है टोटल रेवेन्यू का, और एमटीएफ जो फॉर्म करता है वो सिर्फ 1 to 2% है। अब ये बोल रहे हैं कि एमटीएफ का ग्रोथ
सबसे ज़्यादा रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, और कंट्रीब्यूशन जो टोटल रेवेन्यू में रहेगा वो ये 1 to 2% से बढ़कर 13% हो जाने वाला है नियर टू मीडियम टर्म में। और एट द सेम टाइम ब्रोकिंग बिजनेस का कंट्रीब्यूशन नीचे आएगा। तो ये हुआ ग्रो के बारे में। अब आते हैं बीएसई पे। सबको पता है कि लास्ट 2-3 महीने से 2 हेडलाइंस बीएसई के लिए इंपॉर्टेंट रहा और दूसरे कैपिटल मार्केट प्लेस के लिए। एक, जब उनका एक्सपायरी डे चेंज हुआ था फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे, और दूसरा वीकली एक्सपायरी रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर जो बात करें एक्सपायरी डे जब चेंज हुआ था ट्यूसडे से थर्सडे, तो उसका बोला गया एक्सपेक्टेशंस था कि इनका टर्नओवर कम हुआ था, लेकिन चेंज होने के बाद जब फर्स्ट एक्सपायरी डे था उस दिन का टर्नओवर था ऑलमोस्ट ₹50,000 करोड़, जो कि सिंगल डे हाईएस्ट टर्नओवर था। अब आते हैं वीकली एक्सपायरी पे। रिसेंटली आपने कमेंट सुना होगा, सेबी चेयरमैन का कमेंट सुना होगा, फिनांस मिनिस्टर का, कि कुछ भी अगर जो पेपर आता है तो ये आएगा तभी जब डिटेल्ड कंसल्टेशन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ होता है, उसके बाद ही होगा, अभी के लिए कुछ नहीं होगा। तो उस दिन भी स्टॉक में ऑलमोस्ट 10% का उछाल देखने को मिला था। अब आते हैं इनके क्वार्टरली अर्निंग्स ऑपरेशनली अच्छे थे। अगर जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें, ऑलमोस्ट 11% का उछाल देखने को मिला था उन्हें सिक्वेंशियल बेसिस, और इसका जो मेन कंट्रीब्यूटर होता है वो है ट्रांजैक्शनल चार्जेस, वहां पे भी अच्छा जंप देखने को मिला था उन्हें सिक्वेंशियल बेसिस। लेकिन एबिटा तो ग्रो किया था, मार्जिन में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था अराउंड 64 to 65 बेसिस पॉइंट। उसका रीजन ये था कि रेगुलेटरी चार्जेस इंक्रीज हुआ था ऑलमोस्ट 26% सिक्वेंशियली, जो कि इंक्रीज होकर हो गया था शायद 126 करोड़ रुपए, लेकिन अर्निंग्स ओवरऑल अच्छे थे। सो दोनों कैटलिस्ट, ग्रो की अच्छी लिस्टिंग और बीएसई के अर्निंग्स और रिसेंट पॉजिटिव कमेंट्री जो सेबी चेयरमैन और फाइनेंस मिनिस्टर से आए, सबको मिला दें, उसके कारण आज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में आप देख रहे हो किस तरीके का मूव है। अब एक नजर आज के आवाज अड्डा टॉपिक पर। भारत से ट्रेड डील पर ट्रंप के रुख में नरमी आई है, उन्होंने टैरिफ घटाने का भी इशारा किया है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। डील सील जरूर जोड़िए रात 7:57 पर। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकार ने उत्तर भारत के सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने वायु प्रदूषण की वजह से बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों को उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा है और प्रदूषित इलाकों के सभी सरकारी अस्पताल में चेस्ट क्लिनिक शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। खबर पर ज्यादा डिटेल्स लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, बताइए सरकार ने क्या निर्देश जारी किए हैं? देखिए, इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ और यहाँ के AQI के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये आंकड़ा 350 से ज्यादा है, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में यहाँ का AQI बना हुआ है। और ओवरऑल अगर दिल्ली के AQI की बात करें तो ये 420 का आंकड़ा पार कर चुका है। जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी ताकि ये अंदाजा लग सके कि किस तरह से सफेद धुएं की चादर ने दिल्ली को पूरी तरह से ढका हुआ है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से 200 मीटर बाद से ही आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। सिर्फ और सिर्फ जो प्रदूषण की सफेद धुएं की चादर है उसमें ही आपको हर तरफ जो धुंधलापन है वो दिखाई देगा। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से उत्तर भारत के राज्यों को खास तौर पर, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे नाम शामिल है, इन्हें स्पेशल एडवाइजरी जारी की है कि किस तरह से आप वायु प्रदूषण से निपटने के लिए और साथ ही साथ वायु प्रदूषण से जो बीमारियां हो रही हैं उन्हें वक्त पर इलाज देने के लिए आप इंतजाम करें। जो एडवाइजरी केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है उसमें बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा गया है। और साथ ही जो प्रदूषित इलाके हैं वहां पर ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी सरकारी अस्पताल अपने यहाँ पर अलग से एक चेस्ट क्लिनिक की शुरुआत करें, क्योंकि वायु प्रदूषण की बात करें तो सबसे ज्यादा जो शिकायत हो रही है वो यही कि सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जो श्वास संबंधी बीमारियां हैं उनके रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को ये भी कहा गया है कि रोजाना जो चेस्ट क्लिनिक आप खोल रहे हैं उसमें कितने मरीज आ रहे हैं जिन्हें वायु प्रदूषण की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, उसका पूरा डेटा भी आप केंद्र सरकार को मुहैया कराएंगे। इससे पहले हमने देखा कि राजधानी दिल्ली में ग्रैब फ्री को लागू किया गया। जो 5वीं क्लास तक की क्लासेस हैं उन्हें फिजिकल ना करके ऑनलाइन किया गया। और इसके अलावा भी दूसरे प्रतिबंध लगाए गए हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं दिल्ली NCR में जिन्होंने अपने कर्मचारियों को ये ऑप्शन दे दिया है कि वो
वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। अगर कंपनियों के नाम की बात करें तो इसमें नेस्ले इंडिया शामिल है, आईटीसी है, मॉड्यूलस है, डेलॉयट है। इन कंपनियों की तरफ से अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दिया गया है। तो ओवरऑल अगर ये कहा जाए कि इस वक्त राजधानी दिल्ली या फिर दिल्ली एनसीआर हेल्थ इमरजेंसी से जूझ रहा है तो ये गलत नहीं होगा। शुक्रिया दीपाली इस पूरी जानकारी पर। अब बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद अब सबकी नजरें 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी है। लेकिन इससे पहले तमाम एग्जिट पोल में बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। जी हां, न्यूज 18 के मेगा एग्जिट मेगा पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में एनडीए को 140 से 150 सीटें मिलने तक का अनुमान है, जबकि महागठबंधन बहुमत से काफी पीछे है। महागठबंधन को 85 से 95 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की अगर बात करें तो उनका खाता खुलने की उम्मीद है, वहीं अन्य को 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। उसी के साथ एग्जिट पोल्स को लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने एग्जिट पोल्स पर सवाल खड़े किए और इसे अधिकारियों पर दबाव डालने का तरीका बताया है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलतफहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो प्याज की बम्पर सप्लाई के बावजूद ना तो प्याज ग्राहक को सस्ते मिल रहे हैं और ना किसानों को उचित दाम मिल रहा है उसका। तो आखिर प्याज बेचने और खरीदने वाले दोनों को कैसे रुला रहा है, देखिए केतन जोशी की ये खास रिपोर्ट। रिटेल मार्केट में अभी प्याज 33 से 40 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, लेकिन किसान मंडी में बेचने आता है तो होलसेल में उसको प्रति किलो सिर्फ 12 से 20 रुपए मिलते हैं। इसका कारण है खेत से लेकर रिटेल बाजार तक प्याज का उलझा हुआ कारोबार, जिसे इस बार बेमौसम बरसात ने बड़ा झटका दिया है। प्याज के 2 बड़े उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में फसल को भारी नुकसान हुआ है। प्याज के दाम तो अभी बहुत है, अभी तो 40 रुपए किलो ये मार्केट में है। अभी तो कम होने चाहिए, तो इतना ज्यादा क्यों है? गरीब लोग तो ज्यादातर प्याज ही खाते हैं, प्याज और रोटी खाते हैं, तो उनके लिए भी 40 रुपए है, तो दैट इज वेरी हाई। हमारे यहाँ जो सितंबर अक्टूबर में जो तूफानी बारिश हुई, ये बारिश की वजह से हमारा जो प्याज आने वाला था आज की तारीख में, वो पूरा प्याज खत्म हो गया। देश में हर महीने 8 से 12 लाख टन प्याज की खपत होती है। पिछले साल बम्पर क्रॉप के कारण कई किसानों ने प्याज का स्टोरेज लंबे समय तक किया, लेकिन अब उस प्याज के खराब होने का खतरा हो गया है। दूसरी तरफ नया क्रॉप फेल हो गया, इसलिए किसान सीधे खेत से कौड़ियों के दाम प्याज बेच रहे हैं। मतलब कि पुराना संग्रह किया हुआ प्याज और नया प्याज जल्दी जल्दी मार्केट में बिक रहा है। सरकार ने पिछले साल नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से 3 लाख टन प्याज खरीदा था, वो भी ज्यादा बिका नहीं है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दिसंबर में दाम और बढ़ सकते हैं। जो खेत में माल सड़ गया वापस किसानों ने लगाया है, उसको निकलने में अभी 2.5 से 3 महीना लगेगा। तो पुराना जो अभी आ रहा है वो 15-20 दिन चलेगा। उसके बाद हो सकता है दिसंबर महीने में प्याज की शॉर्टेज दिखे, जो अभी भाव है उससे थोड़ा अप होने की शक्यता है। प्याज की फसल कम हो या ज्यादा, लेकिन बिचौलियों के कारण ग्राहकों को ऊंचे दाम देने पड़ते हैं। प्याज के दाम में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। इसका एक ही उपाय है कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देना, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ग्राहक महंगा प्याज खाने को मजबूर हो जाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। अगले साल यानी 2026 में कहां मिलेंगी सबसे ज्यादा नौकरियां, कैसे है हायरिंग सेंटिमेंट, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 की पूरी डिटेल जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।